हाँ, आज की जो हमारी ये गहन चर्चा है वो थोड़ी भारी होने वाली है। मतलब एक ऐसी हकीकत पर है जिससे हम रोज टकराते हैं। हाँ, और जिसे हम अक्सर नजरअंदाज भी कर देते हैं। बिल्कुल। मैंने हाल ही में नेटफ्लिक्स की एक सीरीज देखी, एडोलेसेंस। हाँ, मैंने भी इसके बारे में काफी कुछ सुना है। यार सच कहूं तो उसकी एक कहानी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मतलब मेरी रातों की नींद उड़ गई। इसमें जेमी मिलर नाम का एक बच्चा है, एक टीनेजर। जो कोई अपराधी नहीं है ना? एकदम नहीं। वो बिल्कुल हमारे और आपके घरों के बच्चों जैसा एक आम सा बच्चा है। लेकिन लेकिन होता क्या है कि सोशल मीडिया का वो जो लगातार बढ़ता हुआ दबाव है, हर पल परफेक्ट दिखने की अंधी दौड़, और इंटरनेट पर जो भयंकर साइबर बुलिंग होती है, हाँ, वो उसे तोड़ देती है। पूरी तरह से वो मानसिक रूप से इतना टूट जाता है कि एक दिन अपनी ही क्लास की एक लड़की की हत्या कर देता है। बाप रे, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, शुरुआत में देखने पर किसी को भी ये स्क्रीन पर चल रहा कोई डार्क फिक्शन या साइकोलॉजिकल थ्रिलर लग सकता है। लेकिन लेकिन सबसे दिल दहला देने वाली सच्चाई ये है कि ये कोई काल्पनिक ड्रामा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आज के बच्चों की उस खौफनाक वास्तविकता की एक झलक है जिसे समझना अब कोई विकल्प नहीं रहा, ये हमारी मजबूरी बन चुका है। हम्म। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही है। और मुझे लगता है कि आज हमें कोई ऊपरी या सतही बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, आज हम गहराई में जाएंगे। हम्म। हमने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताज़ा शोध, बाल मनोविज्ञान के कई लेखों और हाल ही में पब्लिश हुए मेडिकल जर्नल्स के पन्ने खंगाले हैं। हम्म। तो हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम ये समझना चाहते हैं कि एक तरफ बच्चों का तेजी से विकसित हो रहा कच्चा दिमाग है, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया का ये अथाह भंवर है। सही कहा। इन दोनों के टकराव से आखिर कौन सी नई मनोवैज्ञानिक दुनिया जन्म ले रही है? आज की ये गहन चर्चा इतनी भावनात्मक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि शायद इसे सुनकर श्रोता अपने घरों में इस पर एक गहरी बातचीत शुरू करें, या शायद जागरूकता फैलाने के लिए खुद कोई वीडियो तैयार करें। ये बहुत ज़रूरी भी है। और यहाँ इस बात को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ये चर्चा सिर्फ ये साबित करने का कोई एजेंडा नहीं है कि तकनीक बुरी है या सोशल मीडिया कोई विलन है। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है ये मामला। बिल्कुल, तस्वीर इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य उस विज्ञान को समझना है जो इस स्क्रीन के पीछे चल रहा है। हम्म। वो आभासी दुनिया बच्चों के उस मासूम दिमाग के साथ न्यूरोलॉजिकल स्तर पर कैसे खेल रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इसके पीछे के विज्ञान को, उस डेटा को नहीं समझेंगे, तब तक हम इस स्थिति की गंभीरता का सही अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। एकदम सही बात है। ये किसी पर उंगली उठाने के बारे में नहीं है। ये समझने के बारे में है कि हमारे बच्चों के दिमाग की वायरिंग किस तरह से बदल रही है। तो चलिए सीधे विज्ञान पर ही आते हैं। मुझे बचपन से लेकर युवावस्था तक दिमाग का विकास कैसे होता है, ये जानना हमेशा से बहुत ही रोमांचक लगता है। वो तो है ही। जब हम 0 से 25 साल तक के ब्रेन डेवलपमेंट यानी मस्तिष्क के विकास के वैज्ञानिक चरणों को देखते हैं तो बहुत कुछ साफ होने लगता है। क्या आप जानती हैं कि जन्म से लेकर 3 साल तक की उम्र में ही 80% विकास हो जाता है। हाँ बिल्कुल, बच्चे के दिमाग का 80% विकास बस 3 साल में हो जाता है। जरा सोचिए, 80% ये वो समय होता है जब बच्चा दुनिया को महसूस करना शुरू करता है। वो भावनाएं सीखता है, माता पिता से अपना जुड़ाव महसूस करता है। बुनियादी नींव रखता है अपनी जिंदगी की। हाँ, वो बिल्कुल एक स्पंज की तरह होता है जो अपने आसपास के हर माहौल को, हर छोटी बात को सोख रहा होता है। और फिर 3 से 6 साल की उम्र के बीच एक नया चरण आता है। यहाँ तर्क और याददाश्त से जुड़े न्यूरॉन्स बहुत तेजी से बनते हैं। यही वो उम्र है जब बच्चे की कल्पना शक्ति उड़ान भरने लगती है। वो नई नई कहानियां बनाता है, अपने खिलौनों से बातें करता है। बिल्कुल। और फिर 6 से 12 साल तक आते आते मस्तिष्क का आकार 95% तक विकसित हो चुका होता है। इस उम्र में सहानुभूति, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं, वो विकसित होती है। बच्चा समाज के नियम, सही और गलत के बीच का बुनियादी फर्क समझने लगता है। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। मतलब 12 से 18 साल और फिर 25 साल तक का जो सफर है, वो सबसे जटिल हिस्सा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। आसान भाषा में कहें तो ये दिमाग का वो मैनेजर है, या कह ले कि वो ब्रेक है, जो सही गलत का निर्णय लेने, हमारे आवेगों को कंट्रोल करने और भविष्य के परिणामों को सोचने के लिए जिम्मेदार होता है। और दिलचस्प बात ये है कि ये हिस्सा 12 साल की उम्र के आसपास ही ठीक से आकार लेना शुरू करता है। हाँ, और 25 साल की उम्र में जाके कहीं पूरी तरह परिपक्व होता है। इस बात को एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि एक किशोर का दिमाग एक फेरारी कार की तरह है। फरारी? हाँ, एक फेरारी। उसमें भावनाओं और ऊर्जा का एक बेहद शक्तिशाली इंजन लगा हुआ है
जो बस पूरी रफ्तार से दौड़ने को तैयार है। ओके। लेकिन उस कार में जो ब्रेक है, यानी हमारा वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो अभी तक पूरी तरह से इंस्टॉल ही नहीं हुआ है। बाप रे, बिना ब्रेक की फरारी। बिल्कुल। और इसी वजह से इस उम्र में बच्चों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। पीयर प्रेशर यानी दोस्तों का दबाव सबसे ज्यादा हावी रहता है। हाँ, उन्हें हर वो काम करना होता है जो उन्हें उनके ग्रुप में कूल साबित करे। और इसी फरारी कार को, जिसमें ब्रेक नहीं है, हमने डिजिटल हाईवे पर उतार दिया है। ये तो बहुत ही डरावना विचार है। एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक नहीं है और स्पीड की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़े एक बहुत ही भयानक सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। क्या कहते हैं वो आंकड़े? उनके शोध के अनुसार लगभग 40% बच्चे 8 से 12 साल की उम्र में ही सोशल मीडिया का नियमित इस्तेमाल कर रहे हैं। 40%? 8 से 12 साल की उम्र में? हाँ, जबकि तकनीकी और कानूनी रूप से ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने की न्यूनतम उम्र 13 साल तय की गई है। मतलब जिस उम्र में बच्चे के दिमाग का वो हिस्सा जो उसे ये बताएगा कि क्या सुरक्षित है और क्या खतरनाक, वो तो अभी ठीक से बनना शुरू भी नहीं हुआ है। बिल्कुल, निर्णय लेने की क्षमता विकसित ही नहीं हुई है। और वे एक ऐसी बेहद जटिल, तेज और कई बार निर्मम डिजिटल दुनिया के बीच खड़े हैं जहां हर सेकंड नई जानकारी किसी बॉम्ब की तरह गिर रही है। इसे हम एक तरह का न्यूरोलॉजिकल मिसमैच कह सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल मिसमैच? हाँ, क्योंकि हम एक अविकसित दिमाग से एक बेहद एडवांस्ड और मैनिपुलेटिव तकनीक को हैंडल करने की उम्मीद कर रहे हैं। ये तो वाकई बहुत चिंताजनक है। लेकिन हमारे जो स्रोत हैं वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। जरूर। रॉकी माउंटेन काउंसलिंग कलेक्टिव और जॉन्स हॉपकिंस दोनों की ही शोध इस बात पर जोर देते हैं कि सोशल मीडिया पूरी तरह से कोई खलनायक नहीं है। इसके कुछ बहुत ही सकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे ये बच्चों को पूरी दुनिया से जोड़ता है। जो बच्चे स्वभाव से बहुत शर्मीले होते हैं, जिन्हें स्कूल में 100 लोगों के सामने बात करने में झिझक होती है, हाँ, उन्हें स्क्रीन के पीछे एक सुरक्षित मंच मिल जाता है अपनी बात कहने का। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जॉन्स हॉपकिंस का शोध स्पष्ट रूप से बताता है कि सोशल मीडिया कई बच्चों को एक सुरक्षित कम्युनिटी देता है, खासकर उन बच्चों को जो अपनी पहचान को लेकर उलझन में हैं। बिल्कुल, या जो ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं जहां उनके जैसे विचारों वाले लोग नहीं हैं। इंटरनेट उन्हें यह एहसास दिलाता है कि वो अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने में भी इसने बड़ी भूमिका निभाई है। हाँ, आज बच्चे डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसे शब्दों के बारे में खुलकर बात कर पा रहे हैं। पहले तो ये सब टैबू हुआ करता था। और हम ये कैसे भूल सकते हैं कि YouTube या अन्य एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चे आज विज्ञान के जटिल प्रयोगों से लेकर इतिहास की गहरी कहानियों तक कितनी आसानी से पहुंच पा रहे हैं। वो तो है, ये ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन जो चीज इतनी फायदेमंद हो सकती है, उसका दूसरा रूप उतना ही डरावना भी है। जब हम इन शोध पत्रों के पन्ने पलटते हैं तो एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष दिखाई देता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसके नकारात्मक और भावनात्मक प्रभाव इतने गहरे हैं कि सिर्फ फायदों को देखकर इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही बात है। चलिए साइबर बुलिंग के मुद्दे को ही लेते हैं। एक समय था जब अगर किसी बच्चे को स्कूल में परेशान किया जाता था या कोई उसे चिढ़ाता था, तो वो कम से कम स्कूल से घर आकर सुरक्षित महसूस कर सकता था। हाँ, घर आकर अपने बेडरूम में अपने माता पिता के पास। घर एक सेफ जोन हुआ करता था जहां बाहर की दुनिया का कोई डर नहीं था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब घर की 4 दीवारी भी सुरक्षित नहीं रही। कैसे? इंटरनेट के जरिए बुलिंग बच्चे के बेडरूम तक, उसके बिस्तर तक पहुंच गई है। रात के 2 बजे फोन पर आने वाला एक नोटिफिकेशन भी अब उस बच्चे को डरा सकता है। ये सच में डरावना है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किशोर इस साइबर बुलिंग के सबसे भयंकर शिकार हो रहे हैं। ये एक ऐसा नासूर बन गया है जिससे बचना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। क्योंकि बुलिंग अब हर वक्त बच्चे की जेब में मौजूद है। बिल्कुल सही। और ये बुलिंग सिर्फ सीधे शब्दों में नहीं होती। जो परफेक्ट दिखने का दबाव है वो भी किसी बुलिंग से कम नहीं है। वो मनोवैज्ञानिक बुलिंग है। हाँ, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर जो जीवन दिखाया जाता है वो असल जिंदगी तो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। AI और तरह तरह के जो आधुनिक एडिटिंग ऐप्स आ गए हैं, उनके जरिए चेहरों और शरीरों को इस तरह से निखारा जाता है कि वो इंसानियत के प्राकृतिक दायरे से ही बाहर हो जाता है। इसे हम हाईलाइट रील कहते हैं। हाईलाइट रील? हाँ, हाईलाइट रील यानी जिंदगी का वो 1% हिस्सा जहां सब कुछ चमकता हुआ, खुशहाल और परफेक्ट दिखता है। और पीछे की 99% असलियत?
वो जो संघर्ष और कमियां हैं उन्हें फिल्टर के पीछे छुपा लिया जाता है। और जब एक 12 या 14 साल का बच्चा, जिसका दिमाग अभी खुद को समझ ही रहा है, वो लगातार इस परफेक्ट जिंदगी और परफेक्ट शरीर को देखता है, तो उसके अंदर एक बहुत गहरी हीन भावना घर करने लगती है। उसे लगने लगता है कि उसकी अपनी जिंदगी बहुत बोरिंग है या उसके शरीर में कोई कमी है। और इसी से भयंकर बॉडी इमेज के मुद्दे पैदा हो रहे हैं। ईटिंग डिसऑर्डर और खुद से नफरत करने की भावनाएं इसी अवास्तविक तुलना का सीधा परिणाम है। लेकिन बात सिर्फ लुक्स या तुलना तक ही सीमित नहीं है। एक और बहुत ही खौफनाक पहलू है जो मार्च 2024 में रिसर्चगेट पर पब्लिश हुई एक महत्वपूर्ण स्टडी से सामने आया है। मैंने भी वो स्टडी पढ़ी है। इस स्टडी के अनुसार सोशल मीडिया और इंटरनेट पर बिना किसी रोक-टोक के जो हिंसक और अश्लील कंटेंट मौजूद है, उस तक बच्चों की पहुंच का उनके दिमाग पर बहुत गहरा और स्थायी असर पड़ रहा है। बहुत गहरा असर। लगातार ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने से बच्चों के स्वभाव में आक्रामकता तेजी से बढ़ रही है। और इस स्टडी का सबसे डराने वाला हिस्सा ये है कि बच्चों की सहानुभूति यानी एम्पैथी वो खत्म हो रही है। एम्पैथी खत्म हो रही है। हाँ, जब दिमाग लगातार हिंसा या असंवेदनशील वीडियो देखता है तो वो सुन्न होने लगता है। वे दूसरों का दर्द महसूस करना बंद कर रहे हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। सोचिए, पहले अगर स्कूल में कोई लड़ाई होती थी तो बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते थे या घबरा जाते थे। हाँ, टीचर्स को बुलाने दौड़ते थे। और अब कई बार उनकी पहली प्रतिक्रिया फोन निकालकर उस लड़ाई का वीडियो बनाने की होती है ताकि उसे वायरल किया जा सके, ताकि उन्हें लाइक्स मिल सकें। बिल्कुल। धीरे धीरे उनकी मानसिकता ऐसी बन रही है कि उन्हें अपनी हर समस्या, हर विवाद का समाधान हिंसा या आक्रामकता में ही नजर आने लगा है। ये एक पूरी पीढ़ी को संवेदनहीन बनाने की एक बहुत ही खामोश प्रक्रिया है। ये संवेदनहीनता और बढ़ता हुआ गुस्सा बहुत चिंताजनक है। लेकिन इन सब के बीच एक और चीज है जो बड़ी तेजी से खत्म हो रही है। क्या? इंसानों का अटेंशन स्पैन। ओह, बिल्कुल। यानी किसी भी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इरविन की एक रिसर्च का बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। मैं जानती हूँ आप किस आंकड़े की बात कर रहे हैं। इस शोध के मुताबिक पिछले 20 सालों में इंसानों का औसत अटेंशन स्पैन 2.5 मिनट से घटकर मात्र 47 सेकंड रह गया है। सिर्फ 47 सेकंड? हाँ, बस 47 सेकंड। जरा इस 47 सेकंड के आंकड़े पर रुककर विचार करते हैं। 47 सेकंड में तो शायद कोई अपने जूतों की फीते भी ठीक से न बांध पाए। सही बात है। और हम बात कर रहे हैं एक जगह ध्यान लगाने की। सोचिए, एक बच्चा जिसका दिमाग हर 47 सेकंड में कुछ नया, कुछ ज्यादा उत्तेजक ढूंढने का आदी हो चुका है। वो गणित का एक लंबा और जटिल समीकरण कैसे हल करेगा? बिल्कुल। वो साहित्य की कोई किताब ध्यान से कैसे पढ़ेगा? पढ़ाई करने, कोई नई कला सीखने या किसी भी रचनात्मक काम के लिए जो सबसे बुनियादी चीज चाहिए, ध्यान केंद्रित करना, वही खत्म हो रहा है। और ये अटेंशन स्पैन गिरना को प्राकृतिक घटना नहीं है। ये सीधे तौर पर इन प्लेटफॉर्म्स के डिजाइन की देन है। पूरी तरह से। और ये सिर्फ ध्यान भटकने तक नहीं रुकता, इसका सीधा कनेक्शन डिप्रेशन और एंजाइटी से भी है। जॉन्स हॉपकिंस की रिसर्च और 2015 की ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी की स्टडी को अगर हम एक साथ रख के देखें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। इसे रिवॉर्ड लूप कहा जाता है। ये रिवॉर्ड लूप बिल्कुल किसी कसीनो के स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। स्लॉट मशीन? वो कैसे? जैसे कोई इंसान स्लॉट मशीन का हैंडल खींचता है इस उम्मीद में कि शायद इस बार जैकपॉट लग जाए। हाँ। वैसे ही जब कोई बच्चा अपनी फोटो पोस्ट करता है या फोन को अनलॉक करके फीड रिफ्रेश करता है तो उसके दिमाग में एक उम्मीद होती है कि शायद कोई नया लाइक आया हो या किसी का नया मैसेज आया हो। वो बार बार स्क्रीन को नीचे खींचकर रिफ्रेश करता है। में डोपामाइन रिलीज होता है, एक खुशी का एहसास। लेकिन ये खुशी बहुत ही कम समय के लिए होती है ना? बहुत पल भर का होता है ये एहसास। इसीलिए बच्चा बार बार उस स्लॉट मशीन के हैंडल को खींचता है, यानी बार बार फोन चेक करता है। और इस लत का सीधा असर उनकी नींद पर पड़ता है। ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी की स्टडी बताती है कि रात भर स्क्रीन देखने से जो नीली रोशनी या ब्लू लाइट निकलती है वो दिमाग को धोखा देती है। हाँ, वो दिमाग को ये संकेत देती है कि अभी दिन ही है। इससे नींद लाने वाला जो हार्मोन होता है मेलेटोनिन, वो दब जाता है। और जब नींद का पैटर्न पूरी तरह से खराब हो जाता है, दिमाग को जरूरी आराम नहीं मिलता, तो डिप्रेशन और एंजाइटी का जन्म लेना स्वाभाविक है। एक थका हुआ दिमाग और लगातार चलने वाला रिवॉर्ड लूप, ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। इसी बात से जुड़ी एक और दिलचस्प लेकिन परेशान करने वाली रिसर्च है जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने की थी। उन्होंने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर एक लंबा अध्ययन किया।
और क्या पाया उन्होंने? उन्होंने पाया कि जो बच्चे इनका बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं वो अपनी असल जिंदगी से असंतुष्ट होने लगते हैं। हाँ, जैसा कि हमने पहले हाइलाइट रील की बात की थी। बिल्कुल वही। जब कोई बच्चा लगातार दूसरों की हुट्टियों की तस्वीरें, उनके नए गैजेट्स या उनकी पार्टियों के वीडियो देखता है तो अवचेतन रूप से वो अपनी जिंदगी की तुलना उनसे करने लगता है। उसे लगने लगता है कि बाकी सब कितने खुश हैं और सिर्फ उसी की ही जिंदगी उबाऊ है। हाँ, और ये तुलना एक गहरे असंतोष को जन्म देती है। लेकिन यहाँ इन शोधों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है। जॉन्स हॉपकिंस के विशेषज्ञों ने स्क्रीन टाइम को लेकर एक स्वीट स्पॉट की बात की है। स्वीट स्पॉट? हाँ, मतलब एकदम से सब कुछ बंद कर देना भी समाधान नहीं है। ये स्वीट स्पॉट का कंसेप्ट बहुत ही तार्किक है। इसे एक तरह की डिजिटल खुराक या डिजिटल डोजेस समझ सकते हैं। जैसे दवा की डोज होती है। बिल्कुल, जहां ये तय होता है कि कितनी मात्रा दवा का काम करेगी और कितनी मात्रा जहर बन जाएगी। बहुत खूब। जॉन्स हॉपकिंस के शोधकर्ताओं ने देखा कि बहुत कम इस्तेमाल, जहां बच्चा अपने दोस्तों और आधुनिक दुनिया से एकदम कट जाए, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल, दोनों ही स्थितियों में बच्चों के अंदर डिप्रेशन और अकेलेपन के लक्षण देखे गए हैं। दोनों ही एक्सट्रीम खराब हैं। हाँ, इसलिए हर बच्चे की उम्र और उसकी दिमागी समझ के हिसाब से एक संतुलन होना चाहिए। विशेषज्ञों का स्पष्ट सुझाव है कि 0 से 5 साल के छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम ना के बराबर होना चाहिए। एकदम जीरो। लगभग जीरो। इस उम्र में उनके दिमाग को असल दुनिया को छूकर, गिरकर और महसूस करके सीखना चाहिए, स्क्रीन से नहीं। और वहीं 6 से 12 साल के बच्चों के लिए ये समय 1 से 2 घंटे से अधिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शुरू कर देता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? हम एक ऐसी दुनिया में है जहां तकनीक हर तरफ है। सही बात है। स्कूल का होमवर्क इंटरनेट पर आ रहा है, प्रोजेक्ट्स के लिए यूट्यूब देखना पड़ रहा है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या समाधान सिर्फ यही है कि बस बच्चों के हाथ से फोन छीन लिया जाए, उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए? नहीं, हमने हमेशा देखा है कि जिस चीज पर ज्यादा पाबंदी लगती है बच्चे उसी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। बिल्कुल, अगर उन्हें रोका जाएगा तो वे छुपकर स्क्रीन देखेंगे। इस डिजिटल चक्रव्यूह से बच्चों को बाहर कैसे निकाला जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ पाबंदी लगाना या फोन छीन लेना कभी काम नहीं करेगा। इसके बजाय कुछ बहुत ही ठोस और व्यावहारिक कदम उठाने होंगे। जैसे कि सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच विकसित करना। मतलब उन्हें सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता या कंज्यूमर नहीं बनने देना है। बिल्कुल, उन्हें ये सिखाना है कि चीजें कैसे काम करती हैं। उन्हें समझाना होगा कि इंटरनेट पर जो कुछ भी दिखता है वो सब सच नहीं होता। उन्हें पर्दे के पीछे का सच दिखाना होगा। हाँ, उन्हें ये दिखाना होगा कि वो परफेक्ट तस्वीर असल में कैसे बनती है, कि कैसे एडिटिंग होती है, कैसे फिल्टर लगाए जाते हैं। जब वे तकनीक के पीछे का सच समझने लगेंगे तो उसका मायाजाल उन पर कम असर करेगा। मतलब उन्हें कंटेंट पर सवाल उठाना सिखाना होगा। सही कहा। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज है वो है संवाद, बातचीत। हाँ, माता पिता को बच्चों के साथ बैठकर बिना किसी फैसले के, बिना उन्हें जज किए खुले दिमाग से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। और घर में कुछ नियम भी होने चाहिए। बिल्कुल, कुछ सख्त लेकिन प्यार भरे नियम होने चाहिए, जैसे फोन फ्री जोन। उदाहरण के लिए डाइनिंग टेबल पर कोई फोन नहीं होगा ताकि परिवार आपस में बात कर सके। या फिर रात को सोने से कम 1 घंटे पहले सारे फोन बेडरूम से बाहर रख दिए जाएंगे ताकि नींद का पैटर्न खराब ना हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना भी है। क्या? माता पिता बच्चों को फोन छोड़ने के लिए लंबे लंबे भाषण देते हैं और अक्सर खुद उसी समय किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ये तो सबसे आम बात है। ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि आप खुद मजे से बर्गर खाते हुए किसी बच्चे को करेले का जूस पीने के फायदे समझा रहे हो। ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। माता पिता को खुद भी अपना स्क्रीन टाइम कम करके एक उदाहरण पेश करना होगा। बच्चे भाषण से नहीं सीखते, वे वो करते हैं जो वे बड़ों को करते हुए देखते हैं। ये एक बहुत ही सटीक बात है। और एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि बच्चों को अपना पर्सनल स्मार्टफोन देने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम को डाइट या एक्सरसाइज की तरह देखना होगा। इसे एक स्वस्थ आदत बनाना होगा, ना कि कोई लत। जैसे शरीर के लिए जंक फूड को सीमित किया जाता है, वैसे ही दिमाग के लिए जंक कंटेंट को सीमित करना होगा। आज की इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि सोशल मीडिया एक 2-धारी तलवार है। बिल्कुल।
एक तरफ ये बच्चों की कल्पना शक्ति को नई उड़ान दे सकता है, ज्ञान का विस्तार कर सकता है और दुनिया के अलग-अलग कोनों से उनका जुड़ाव बढ़ा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सही मार्गदर्शन ना हो तो ये चुपचाप उनकी याददाश्त, उनकी एकाग्रता, उनकी रातों की नींद और उनकी मानसिक शांति को निगल रहा है। ये तकनीक खुद में बुरी नहीं है, लेकिन इसका बिना सोचे समझे बेलगाम इस्तेमाल बेहद खतरनाक है। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले क्या आपके पास श्रोताओं के लिए कोई ऐसा अंतिम विचार है जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे? हाँ, एक विचार है जो इन सारे शोधों और आंकड़ों से कहीं आगे जाता है। इस पर बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम हैं, उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे महंगे मनोवैज्ञानिकों, न्यूरोसाइंटिस्ट्स और इंजीनियरों ने मिलकर डिजाइन किया है। उनका एकमात्र लक्ष्य है आंखों को स्क्रीन पर टिकाए रखना, हर इंसान को इसका आदी बना देना। उनके पास तो अरबों डॉलर का बजट है। बिल्कुल, अरबों डॉलर का बजट सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई इंसान उनका ऐप बंद ना कर पाए। सही बात है। अब सवाल ये है, क्या ये उम्मीद करना सही है कि एक छोटा बच्चा जिसका निर्णय लेने वाला वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी तक पूरी तरह से बना ही नहीं है, वो अपनी कच्ची इच्छा शक्ति के दम पर दुनिया के सबसे तेज और चालाक दिमागों द्वारा बनाई गई इस अरबों डॉलर की तकनीक को हरा देगा? बाप रे! क्या अनजाने में बच्चों को एक ऐसी लड़ाई में नहीं धकेल दिया गया है जो शुरू होने से पहले ही पूरी तरह से गैर बराबरी की है? ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। एक तरफ तकनीक की अरबों डॉलर की मैनिपुलेटिव ताकत और दूसरी तरफ एक बच्चे का मासूम विकासशील दिमाग। ये लड़ाई आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से जो वैज्ञानिक तथ्य और मनोवैज्ञानिक पहलू निकल कर आए हैं, वे हर उस घर में, हर डाइनिंग टेबल पर एक नई बातचीत की शुरुआत करेंगे जहां बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है। क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा जागरूकता और सही सवालों से ही होती है। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहन चर्चा के साथ।